जय भगवान। आज आपको 10वीं कक्षा के भूगोल के पहले पाठ के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। उस पाठ को समझने से पहले आपका जेबी सोशल साइंसेज क्लास में स्वागत है। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों 10वीं के भूगोल का पहला जो पाठ है उसका नाम है संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास का इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो री का मतलब होता है पुनः और साधन का मतलब होता है जो संसाधन है, साधन है। तो रिसोर्स यानी कि पुनः साधनों का प्रयोग करना। तो संसाधन का मतलब बना कि वे साधन जिनका हम बार बार में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चित्र को तुम देख रहे हो, इस चित्र में जो है जो संसाधन बनता है, प्रकृति में पहले से ही साधन उपलब्ध होते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रकृति में पहले से ही, भौतिक पर्यावरण में पहले से साधन उपलब्ध है, उनमें मनुष्य जो है अपनी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी लगाता है और इस तरह से जो वो संसाधन बनते हैं। फिर उन संसाधनों को जो प्रयोग है वो संस्थाएं करती हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं जिनको मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए उनका संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो संसाधन है, संसाधनों का विकास मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी लगा के करता है। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण करते हैं वो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन पैदा होते हैं वो जो उत्पत्ति उनकी जैव और अजैव के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, नवीकरण, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, अर्थात मालिकाना, जो व्यक्तिगत मालिकाना हक है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय हक है, स्वामित्व है। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। तो इन विकास के वर्गीकरण, संसाधनों के विकास के वर्गीकरण को हम इस तालिका में भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस तालिका में आप देख रहे हैं संसाधन। संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा से उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अनवीकरणीय साधन वो होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं, उसमें जैसे कि सतत यानी कि लगातार, अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, इनका हम प्रयोग लगातार कर सकते हैं और ये प्रवाह की स्थिति में रहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन में कौन से होते हैं, जैव। जैव क्या होते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, वन हो गए, झाड़ी हो गए, इस तरह के जो भी वस्तुएं हैं संसाधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, उनका हम बार बार में उनकी उत्पत्ति कर सकते हैं। और वन्य जीव हो गए, वन्य जीव भी जो संसाधन कहलाते हैं। तो ये जैव संसाधन है। अब दूसरा हमने अनवीकरणीय साधन, यानी कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं कि जैसे कि पुनः चक्रीय, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि हम उनका पुनः चक्रण कर सकते हैं। जैसे कि धातु, उनको हम गला के दोबारा से उन्हें कोई नई चीज के रूप में बदल सकते हैं। उसी तरह से अचक्रीय संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, ये ऐसे संसाधन है जो करोड़ों वर्षों के बाद ये संसाधन बने हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद ये जो है खत्म हो जाते हैं। तो ये तो थे संसाधनों के प्राकृतिक रूप वर्गीकरण। उसी प्रकार जो मानवीयकृत जो संसाधन है, जैसे कि संरचनाएं एवं संस्थाएं, मनुष्य बहुत तरीके से संरचनाएं करता है, संस्थाएं बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, संस्थाएं बनाता है। और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आपने इस प्रकार से देखा संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो उनके उत्पत्ति के आधार पे। अब हम
संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर करते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, मनुष्य के पर्सनल जो संसाधन होते हैं, किसी किसान के पास कोई उसकी जमीन है, खेती है, वो उसकी पर्सनल अधिकार में है, तो इस तरह से उसकी जमीन जायदाद है वो उसका निजी स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया। उसी तरह जो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं जिन पर जो है गांव की शामलात भूमि होती है, पंचायती जो जगह होती है, तालाब इत्यादि, पार्क हो गए, सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक खेल के मैदान, इस तरह के जो संसाधन है वो जो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जो राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे कि जो तकनीक तौर पर देश में पाने वाले संसाधन है, वो जो है जिन पर जो सरकार का कानूनी अधिकार होता है। तो आपने देखा होगा सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले क्षेत्रों में बनी हुई हैं। और शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। वे सारे खनिज, जल संसाधन, भूमि, वन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तथा महासागरीय क्षेत्र, भू सागरीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा होते हैं। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो भी एक समुद्र होता है, किसी देश के पास जो समुद्र है, उस समुद्र में 200 किलोमीटर तक, उस देश की जो स्थल सीमा है, उस स्थल सीमा से समुद्र में 200 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो जो है उस देश की होती है। उसके बाद उस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। तो उन संसाधनों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना कोई उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और विकास के तरफ पर हम संसाधनों के जो देखते हैं, तो जैसे संभावित संसाधन है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं क्योंकि मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर साधनों को संसाधन के बनाता है। तो उसमें जैसे कि गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा को जो है संसाधनों की अपार संभावना है, उनका सही ढंग से अभी विकास नहीं हुआ है। कुछ संसाधन होते हैं जो विकसित संसाधन होते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब इन संसाधनों के भारत में, पूरी दुनिया में, सभी देशों में विशाल भंडार भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का योग है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। और संचित कोष, ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। संचित कोष है, इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे कि नदियों के जल में को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो आपके लिए एक्टिविटी है कि आपके आसपास जो क्षेत्र हैं उनमें जो है आप भंडार और संचित कोष संसाधनों की सूची तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। संसाधन यानी कि प्रकृति में वह साधन जिसका मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए बार बार में प्रयोग कर सकता है। एक बार टेक्नोलॉजी और पैसा लगाकर मेहनत करके उसे बार बार में प्रयोग करने लायक बना सकता है। तो संसाधनों का विकास मनुष्य के जीवन यापन के लिए जरूरी है और उस जीवन में भी उसके क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी वाली जो है जीवन लाइफ बिताने के लिए उन संसाधनों का बहुत जरूरी है। तो लेकिन क्या है कि संसाधनों के विकास में बहुत तरह की समस्याएं आ गई हैं। उसका कारण क्या है कि कुछ व्यक्ति अपने लालच के वशीभूत होकर संसाधनों का अंधाधुंध हास कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं और जो संसाधन है वो समाज के कुछ लोगों के हाथ में ही आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के कारण क्या हुआ कि जैसे भूमंडलीय तापन यानी कि जो है पृथ्वी पर जो है ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षय हो गई। ओजोन परत जो हमारी वायुमंडल की परत है, ओजोन जो हमें सूर्य की किरणों से बचाती है, उसमें जो है छेद हो गया है और पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है और भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि पर जो है अपरदन बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, संसाधनों के विकास में ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण संसाधनों का विकास सही ढंग से हो नहीं पा रहा और मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा बहुत ही आवश्यकता है। यदि कुछ ही विदेश व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारे पृथ्वी भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। सतत
अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अर्थात सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत का मतलब होता है लगातार। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी कि जो विकास करना है उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें, यानी कि जो आज हम जी रहे हैं हमें अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों को संभाल के रखना है। तो इसी के विषय में जो है एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं संसाधन के नियोजन, इनकी संसाधनों की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। भारत में जो है संसाधन बहुत हैं, लेकिन क्या है उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो रहा है। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन के सर्वमान्य रणनीति है। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्ध में बहुत अधिक विविधता है और यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश में जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है, यानी कि मध्य प्रदेश में ये भंडार तो बहुत है लेकिन अन्य जो सामान्य जीवन जीने के लिए जो और आवश्यकताएं हैं की पूर्ति के लिए और संसाधनों की कमी है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में संसाधन में जो है जल बहुत है लेकिन उस जल का से बाढ़ आ रही है, लेकिन उस पर हमारे पास टेक्नोलॉजी पैसे की कमी होने की वजह से हम उस जल का सही ढंग से नियोजन नहीं कर पा रहे हैं और मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवने और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुत हैं लेकिन क्या है जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, परंतु क्या है यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कि वो स्टेप हैं कि एक तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना है। दूसरा, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना है। अब भारत जैसे देश में संसाधन बहुत है तो उन संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कई कारण हैं। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पहले से ही भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे भारत में संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन क्या है उसका जो लालची लोग हैं उससे बचना चाहिए और उनके विश्व स्तर पर संसाधन हासिल के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया संसाधन और संसाधनों का विकास और संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी 10वीं कक्षा में जो तुम्हारी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम ही जो है वो है समकालीन भारत। इस पुस्तक में आपका सारी पुस्तक संसाधनों पर आधारित है। तो जो पहला पाठ है आपको संसाधन और विकास, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया संसाधन और विकास, और अन्य पाठों में वन एवं वन्य जीव संसाधन, तीसरा पाठ जल संसाधन, चौथा कृषि, फिर उसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से
आपकी सारी जो भूगोल की पुस्तक है उसमें आप अलग अलग पाठों में अलग अलग संसाधनों के बारे में पढ़ोगे। तो इस पाठ में आप जो है मुख्यतः भूमि संसाधन के बारे में पढ़ोगे। जो भूमि है मनुष्य के सबसे बड़ी संसाधन है। इस भूमि का प्रयोग मनुष्य करोड़ों वर्ष पहले से करता आ रहा है अपनी जीविका जीने के लिए, और आने वाले करोड़ों लाखों वर्ष तक ये इसका प्रयोग करता रहेगा। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब हम इस भूमि पे जो है देखते हैं इसका प्रयोग किस तरह होता है। भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां होती हैं, प्राकृतिक भू आकृति होती है। भू आकृति का मतलब क्या है कि जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए और द्वीप समूह हो गए और आपका मरुस्थल हो गए। ये भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं और लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र की 30% भाग पर विस्तृत है और कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, जिससे पर्यटन का विकास भी होता है। भू आकृति के अलावा भूमि का जो उपयोग किस तरह से किया जाता था, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, पाई डायग्राम में, कि जो पूरी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो किस तरह से जो है धरती किन किन रूपों में बटी हुई है। कहीं पर जल है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र हैं, स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि है, विविध वृक्षों, कुछ फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र आता है। उसी तरह से दूसरे हम जो है ये तालिका देखते हैं तो इसमें जो है देख रहे हैं कि लाल रंग से जो दिखाया गया है कृषि योग्य बंजर भूमि है और दूसरे रंग से दिखाया गया प्रति भूमि के अतिरिक्त कुछ अन्य पुरातन प्रति भूमि क्या होती है, जो कि सीलन चढ़ जाती है, नदी के पास या नहरों के पास की जो जमीन होती है वो हो जाती है। प्रति भूमि का मतलब खाली भूमि छोड़ दी जाती है वो, और वर्तमान प्रति धरती दिखा रखा है और शुद्ध नितल बोया गया क्षेत्र दिखा रखा है। अब इस तरह से भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो भूमि जो निम्नीकरण है वो एक बहुत भारत में बहुत बड़ी समस्या है। तो भूमि का एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और भावी पीढ़ी इस भूमि का उपयोग करती रहेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग इस भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो चुका है, यानी कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप है वो भूमि के जो अपर्दन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, भूमि लगातार कम होती जा रही है, निम्न अवस्था में पहुंचती जा रही है। तो इससे कारण क्या हो रहा है, भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय है। लवणीय मतलब नमकीन है, और क्षात्रीय है जिनमें अम्ल है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। तो इस तरह से आप जो इस चार्ट में देख रहे हो, तो इस चार्ट में जो है बंजर भूमि 2000 का सर्वे है, उसमें दिखाया गया है कि जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र है, वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र लवणीय तथा क्षारीय क्षेत्र, वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र। तो भारत की जो भूमि में जो समस्या है वो भूमि निम्नीकरण है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है कि पशुओं को जो चरागाह में खुला छोड़ दिया जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि मृदा अपर्दन होती है। इन क्षेत्रों में जैसे झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, उड़ीसा हो गए, यहाँ पर जो है वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में पशुओं को ज्यादा चराने से भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि अधिक सिंचाई से क्या होता है, भूमि जो है नीचे धंसती चली जाती है। अतः चिंतन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे भूमि में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। भूमि निम्नीकरण के कई कारण बताए हैं, जैसे कि पशुओं को चराना, ज़्यादा जो है मिट्टी को जो प्रयोग करना और सिंचाई, ज़्यादा पानी डालना, ज़्यादा सिंचाई करना। तो इन कारण के क्या होता है, भूमि में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है और खनिज प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योगों में चूना पत्थर को पीसना तथा मृदा बर्तन उद्योगों में चूने और सेल खड़ी का उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इस
परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया कम हो जाती है, यानी कि वो जो मिट्टी है वो पानी को अधिक नहीं सोख पाती। पिछले कुछ वर्षों में से देश को विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से आने वाले अवशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब ये भूमि जो निम्नीकरण की समस्या है, इसको सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे वन आरोपण, वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, चारागाहों का उचित प्रबंध करना चाहिए, तथा पेड़ों की रक्षक मेखला शेल्टर बेल्ट होनी चाहिए, पशु चारण नियंत्रण होना चाहिए, रेत के जो टीले होते हैं कांटेदार झाड़े लगाकर उन्हें स्थिर बनाने की प्रक्रिया की जा सकती है, भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन कर सकते हैं, जो बंजर भूमि है उसको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, खनन रोक सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं, औद्योगिक जल को परिष्करण का मतलब जो औद्योगिक जल है जो निकलता है उसको हम साफ करके फिर उसे विसर्जित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब भूमि पर ही जो मृदा होती है, तो मृदा एक बहुत बड़ा संसाधन है। तो मृदा क्या होती है कि जो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो इस प्रकार से मृदा में जो अलग अलग उसकी परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत संसन की मृदा कहलाती है, उससे नीचे जो उपमृदा कहते हैं अक्षित चट्टानें होती हैं, बालू गाद सिल्ट इत्यादि मिली होती है, उससे नीचे की जो परत होती है वो अधस्तरीय अपक्षय आधारित चट्टानें होती हैं, और उससे नीचे जो है अपक्षय रहित आधारित चट्टानें हो सकते हैं। तो इस तरह मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों जैसे उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो भारत की जो मृदा हैं उनका जो वर्गीकरण है, भारत में अनेक प्रकार की मृदा, उसको उच्चावच का मतलब होता है ऊंची नीची जमीन है उस हिसाब से भूआकृतियाँ, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण से अनेक प्रकार की मृदाएं का विकसित हुआ है। मृदाओं में जो जलोढ़ मृदा है ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, और ये संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बना। तो इस तरह से हम भारत में देख सकते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा कहाँ पर है। ये जो क्षेत्र है, जो हरा वाला ये क्षेत्र है, ये जो उत्तरी मैदान जो है ये आपका यहाँ से जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिमी बंगाल तक ये पहुंच रहा है, और इधर को ये गुजरात तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा है। इधर को ये आसाम में तक पहुंच रखा है, आज से कुछ नागालैंड तक के क्षेत्र में भी है और पश्चिमी बंगाल में भी है। और ये भारत का जो हो ये पूर्वी तट है, इस किनारे किनारे ये जो है ये मृदा पाई जाती है। और तीसरी तरह की जो मृदा है वो है लाल और पीली मृदा। ये लाल और पीली मृदा ये आप देख रहे हो कि ये जो है मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, उड़ीसा होगी, और ये जो है आज का तेलंगाना प्रदेश है, और इधर को जो ये आप आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर ये मृदा फैली हुई है। और लेटराइट जो मृदा है ये मृदा भारत में बहुत कम पाई जाती है। तो इस मृदा को हम यहाँ पर देख सकते हो, और ये पश्चिमी तट मैदान में ये पाई जाती है। और शुष्क मृदा जो आप देख रहे हो ये राजस्थान के इलाके में शुष्क मृदा पाई जाती है। और सबसे पहले नंबर की जो मृदा है, जो पर्वत और वन जो फैले हुए हैं, ये आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया। और इधर को जब हम देखते हैं तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग होगा, ये सिक्किम है, सिक्किम में जो है ये पर्वत और वन वाली है। काली मृदा के बारे में हम देखते हैं कि जो काली मृदा है, गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है यहाँ पर काली मृदा है, और ये जो है मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, और फिर ये महाराष्ट्र का भाग है, और यहाँ आगे हम देखते हैं कि कर्नाटक का भी जो है पश्चिमी भाग है, और ये यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा का ये भाग है, ये जो तेलंगाना प्रदेश बन गया वहाँ पर ये काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा जो कपास के पेड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जो है आपको मैंने सारा बताया कि काली मृदा के बारे में बताया, और जो है काली मृदा कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। लाल और पीली मृदा होती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है मैंने अभी बताया। जो लेटराइट मृदा है, लेटराइट
शब्द ग्रीक की भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा, ईंट से ईंट वगैरह बनाई जाती है। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं और मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती हैं। यह जो मृदा लाल रंग होता है, भूरा रंग होता है, और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इनमें अधिक होती है, झीलों के पास होती है, और एक जो मृदा होती है वह वन मृदा होती है। तो इस तरह से मैंने मृदा अपर्दन और संरक्षण के उपाय के बारे में आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपका ये जो है पहला जो पार्ट है, ये पहला पार्ट पूरा हो चुका है। तो इसमें आपको जो है मैंने ये सारा मृदा के बारे में, प्रश्न दूसरा है काली मृदा कहाँ पाई जाती है, इसे कौन कौन सा कपास उगाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार मृदा पाई जाती है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। ये प्रश्न 30 में भूमि के उपयोग प्रारूप का वर्णन मैंने आपको किया, किस तरह से किया है, और प्रौद्योगिक आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आपका ये पहला भूगोल का पाठ खत्म होता है। और यदि फिर भी आपको कुछ समस्या है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।